So hey everyone, welcome back. So how you all? Hope so you guys are good. So अब तक हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डीप में डिस्कशन के साथ उसके कंक्लूजन, उसके केसेस को हमने देखा। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या अब तक हमने देखा। सिक्योरिटी यूनिट 1 हमने देखा था जिसके अंदर आता है डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, टाइटली इनकैप्सुलेशन, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। देन यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था इनहेरिटेंस, जिसको कहते हैं इज अ रिलेशनशिप, वो भी हमने देखा। फिर एग्रीगेशन या कंपोजिशन, जिसे हम कहते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप, ये भी हमने देखा। फिर आया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है चैप्टर। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले हमने देखा था कि मेथड सिग्नेचर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ देख लो पहले, डायरेक्ट ये पॉलीमॉर्फिज्म पे मत आ जाना। एंड देन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट हमने देखा। ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी केसेस के साथ हमने देखे विद परफेक्ट एग्जाम्पल जो डेमोन्स्ट्रेट करे ओवरलोडिंग को। अब सेम आता है हमारे पास ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इन तीनों में से, इन चारों में से कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओवरराइडिंग किसे कहते हैं, या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, या लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, सारों चारों के चारों सेम है, जिसे कहते हैं ओवरराइडिंग। अब हमने ओवरलोडिंग जिस तरीके से समझा था उसी तरीके से हम ओवरराइडिंग भी समझेंगे, उसी उसी कॉन्सेप्ट में, उसी वे में समझेंगे। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम अप्लाई करते हैं ओवरराइडिंग जावा में। उसके बाद हम हर एक केसेस, हर एक पॉसिबल केसेस लेंगे जो आपके माइंड में डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि अगर ये करें तो क्या होगा, वो सारे केसेस हम लेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप स्टार्टिंग टू एंड देखना, आपको ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है। सो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या चीज होती है, ओवरराइडिंग कहते किसे हैं। तो ओवरराइडिंग का मतलब होता है किसी भी मेथड को रीडिफाइन करना। सिंपल वे में अगर कोई पूछे ओवरराइडिंग किसे कहते हैं, तो किसी भी मेथड को रीडिफाइन करने को हम क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग। सिंपल वे में यही क्या होता है हमारा, ओवरराइडिंग होता है। तो फिलहाल मैं अपने नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। ये नोट्स मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे देखो, रीडिफाइनिंग ए मेथड इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। किसी भी मेथड को रीडिफाइन करने को ही हम ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है। अब ये रीडिफाइन क्या होता है, किसी मेथड को रीडिफाइन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम एक छोटे से एग्जांपल लेंगे, उसमें हम समझेंगे। ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्लास लेते हैं, क्लास एजुकेशन। एजुकेशन नेम से हमने एक क्लास ले लिया। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम, एजुकेशन है या एजुकेशन है तो कई सब्जेक्ट्स भी होंगे सारे, तो सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रख लेते हैं वाइड मैथ। ठीक है। वाइड मैथ, इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे, कुछ फंक्शनलिटी डाल देते हैं, मैथ इज कॉम्प्लेक्स, एज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। मैथ इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसी में एक और हम डाल देते हैं वर्ड साइंस। ठीक है। वर्ड साइंस। तो इसके अंदर हम और एक कोई मैसेज प्रिंट कर देते हैं, साइंस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ठीक है। सिंपल। इसी तरीके से हम यहाँ पे डाल देते हैं वॉइड जावा। वॉइड जावा। ठीक है। तो इसमें भी मैसेज देते हैं साउट जावा। जावा इज अ पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है। पावरफुल लैंग्वेज। सिंपल। एक एजुकेशन क्लास हमने लिया, उसके अंदर हमने तीन मेथड्स रखे, तीन फंक्शंस रखे। एक मेथड है जो प्रिंट कर रहा है मेथड इज मैथ इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, साइंस को प्रिंट कर रहा है साइंस इज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, एंड जावा, जावा इज अ पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है। तीन फंक्शनलिटी है। अब हम यहाँ पे क्या काम क्या करते हैं, कुछ चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं। क्लास, सपोज एक स्टूडेंट नेम है रवि। ठीक है। रवि नेम का एक स्टूडेंट नेम है जो एक्सटेंड कर रहा है एजुकेशन को, तो एजुकेशन लेना चाहता है। ठीक है। अब जैसे ही रवि ने एक्सटेंड किया एजुकेशन को, वैसे ही ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाएगी, रवि के पास आ जाएगी। ठीक है। रवि के पास आ जाएगी कि सारे तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अब रवि चाहता है, अब रवि को मैथ बहुत अच्छे से आती है, रवि को मैथ बहुत अच्छे से आती है। ठीक है। साइंस अच्छे से नहीं आता है।
तो अब ये अब इस एजुकेशन मेथड में जो मेथड डिफाइन है वो मेथड क्या कह रहा है, मैथ इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड साइंस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, क्या इसको कह देते हैं इजी सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट। अब मैं इस एजुकेशन के हिसाब से मैथ तो कॉम्प्लेक्स है एंड साइंस इजी है, लेकिन रवि के हिसाब से मैथ इजी है एंड उसके लिए साइंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। मैथ इजी एंड साइंस कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या करेगा, इस मैथ मेथड को रीडिफाइन करेगा। वो कहेगा मैथ इज अ इजी सब्जेक्ट एंड साइंस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब वो रीडिफाइन करेगा, तो सेम सेम वे में यहाँ पे रवि क्या करेगा, रवि यहाँ पे मैथ को क्या करेगा, पहले रीडिफाइन करेगा, मैथ को रीडिफाइन करेगा। और रीडिफाइन करने का मतलब क्या होता है, कहते किसे, ओवर राइडिंग कहते हैं। रीडिफाइन को क्या कहते हैं, ओवर राइडिंग कहते हैं। किसी भी मेथड को अगर हम रीडिफाइन करते हैं तो क्या कहलाता है, ओवर राइडिंग कहते हैं। और ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो है मेथड सिग्नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, यानी मेथड का नाम एंड मेथड का जो आर्गुमेंट पास हुआ उसको सेम एज इट इज रहने दो, उसके अंदर जो डेफिनेशन यूज की गई है आप उसे रीडिफाइन कर दो। तो सेम एज इट इज में यहाँ पे मैथ, जिस नेम जो मैथ था, मैथ का नाम था, जो इसमें आर्गुमेंट था, हमने सेम रखा, मेथड सिग्नेचर में कोई चेंजेस नहीं करे। अब यहाँ पे इसने अपना मेथड रीडिफाइन कर दिया इस मेथड को एंड बोल दिया मैथ इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, मैथ इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इजंट इट। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, मैथ को ओवरराइड किया गया, किसने ओवरराइड किया, रवि ने ओवरराइड किया। कहां से ओवरराइड किया, एजुकेशन के अंदर वाले मैथ मेथड को ओवरराइड किया। अब ये वाली मेथड क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है, एक्चुअल में यहाँ रवि के अंदर ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है। इस मेथड को कहते हैं ओवरराइडिंग मेथड, इसको क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग मेथड। और इस मेथड को क्या कहेंगे, ओवररिडन मेथड, ओवररिडन मेथड। जैसे ओवरराइडिंग मेथड, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया ओवरराइडिंग मेथड, वो हो गया ओवररिडन मेथड। रवि ने अपने हिसाब से मैथ को चेंज कर लिया। अब रवि के लिए साइंस क्या है, इजी नहीं है। साइंस एजुकेशन के हिसाब से साइंस क्या है, इजी है, लेकिन रवि के हिसाब से साइंस कॉम्प्लेक्स है उसके लिए। तो यहाँ पे वॉइड, इसने क्या किया, मेथड को रीडिफाइन करके एक मैसेज दे दिया, वॉइड साइंस। और इसमें रीडिफाइन किया, इसने क्या किया, इसने बोला कि साइंस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, सिंपल सिंपल। और इसका ओपिनियन, जावा जो है, जावा इज अ पावरफुल लैंग्वेज, इसका ओपिनियन सॉरी सेम था, तो इसने इसको भी ऐसे ऐसे रख दिया। या फिर नहीं रखा तो भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर ये फंक्शनलिटी आ जाएगी, रवि के अंदर ये फंक्शनलिटी, ये वाली फंक्शनलिटी आ जाएगी अपने आप। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये एजुकेशन को एक्सटेंड कर रहा है। अब सेम सिनारियो हम चाहते हैं एक और, हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास विनय, विनय नेम से क्लास हमने बनाया जो एक्सटेंड कर रहा है एजुकेशन को, जो एक्सटेंड कर रहा है एजुकेशन को, एक्सटेंड कर रहा है एजुकेशन। यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं, ये रवि कह रहा है, ठीक है, ठीक। ये सारी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, ठीक है, सिंपल है, ओके। अब विनय के हिसाब से जो एजुकेशन में मैथ है वो भी इजी है एंड साइंस भी इजी है, लेकिन उसको जावा जो है नहीं लगता कि ये पावरफुल है। तब ये अपने हिसाब से सारी चेंजेस कर सकता है। अब ये ओवरराइडिंग परफॉर्म करेगा यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग वॉइड मेथड के ऊपर ओवरराइडिंग परफॉर्म करेगा, वॉइड मैथ, मैथ के ऊपर ओवरराइडिंग करेगा। ये सिंपली मैथ को क्या कहेगा, सॉर्ट। एंड यहाँ पे विनय क्या कह रहा है, विनय कह रहा है कि मैथ इज इजी, एंड साइंस को भी कह रहा है मैथ इज इजी, वाइड साइंस। एंड इसके अंदर इसने रीडिफाइन कर दिया मैथ साइंस को, अब बोल दिया विनय ने बोला कि साइंस इज इजी, ठीक है, ठीक है। एंड इसके अंदर इसने बोला जो जावा है, वाइड जावा जो है वो पावरफुल लैंग्वेज नहीं है, इसने बोल दिया इट इज नॉट अ पावरफुल लैंग्वेज। उसका अपना ओपिनियन है, इसमें डाल दिया, है ना।
जावा इज नॉट पावरफुल। अपना ओपिनियन इसमें डाल दिया उसने, सिंपल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, आप देखो। सबसे पहले एजुकेशन नाम का एक क्लास बना, उसके अंदर हमने 3 फंक्शनैलिटी रखी। उसके बाद रवि नाम का एक क्लास आ गया, एक चाइल्ड क्लास आ गया। चाइल्ड क्लास क्यों आ गया? क्योंकि ये एजुकेशन को एक्सटेंड कर रहा। अब चाइल्ड क्लास आया तो इसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन अब रवि नहीं चाहता है, रवि के लिए ये वाले मेथड जो मैथ के अंदर जो डिफिनेशन है, डिफॉल्ट डिफिनेशन जो है कि मैथ इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो इसके लिए तो इजी है मैथ। और यहाँ पे साइंस इज इजी सब्जेक्ट, उसके लिए तो साइंस कॉम्प्लेक्स है। ये उल्टा पड़ रहा था, तो इसलिए रवि ने क्या किया, इस मेथड को रीडिफाइन कर दिया। तो इसी रीडिफिनेशन को हम क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग कहते हैं। जो रीडिफाइन कर रहा है रवि यहाँ पे, यही क्या है? ओवरराइडिंग होता है। ये क्या है? ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रहा है। अब बहुत सी जगहों पे हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम ओवरराइडिंग परफॉर्म करते हैं तो हम यहाँ पे ये एनोटेशन देते हैं, ओवरराइड का एनोटेशन। ये देना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप नहीं दोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, नहीं आएगा ऐसा। कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है अगर नहीं दोगे, लेकिन देना जरूरी ये होता है क्योंकि इससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम कहाँ पे ओवरराइड परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरराइडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अगर सिंपल हम इस कोड को देखेंगे तो हमें क्या, अगर ओवरराइडिंग ये वाला मैसेज अगर हम नहीं देते हैं, सिंपल नहीं देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए यहाँ पे एनोटेशन देना जरूरी माना जाता है। कंपाइल टाइम एरर नहीं है, कोई कंपाइल टाइम चेक नहीं होता इसमें कि कोई एरर रेज हो जाएगी, एरर रेज नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे रवि के हिसाब से मैथ इजी था, तो उसने अपना मेथड क्या किया? रीडिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग परफॉर्म। यहाँ पे भी साइंस के लिए कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वहां पे इजी दे रखा था। यहाँ पे साइंस इसके हिसाब से डिफॉल्ट मेथड इजी था, लेकिन इसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स था, तो इसने अपने हिसाब से इस मेथड को रीडिफाइन कर लिया। अब विनय आया, एक और चाइल्ड क्लास आया, जो कि किसको एक्सटेंड कर रहा है? एजुकेशन को। अब एक्सटेंड करा तो ये सारी प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन जब इस सारी प्रॉपर्टी आएगी तो विनय ने देखा कि मैथ इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, लेकिन मैथ तो उसके लिए इजी था। फिर उसके बाद साइंस इज इजी सब्जेक्ट, तो ठीक है चल भाई, साइंस इजी था। फिर उसके बाद जावा इज पावरफुल लैंग्वेज, लेकिन उसके ओपिनियन में जावा इज नॉट ए पावरफुल लैंग्वेज। तो ये सारे मेथड को वो रीडिफाइन करके अपना मेथड रख दिया, बना दिया। तो इसको कह देते हैं हम ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया हमारा? ओवरराइडिंग। यहाँ पे भी हम ओवरराइड का एनोटेशन दे देते हैं, सिंपल। ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं। एक क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट एंड इसके अंदर एक मेन मेथड बनाते हैं एंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले एजुकेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड न्यू एजुकेशन। सिंपल सिंपल। अब इस ऑब्जेक्ट 1 से क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट 1 से क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट 1 से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के अंदर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या अब तक जो हमने पढ़ा था कि जो ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास कभी भी चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता है। यानी जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर कोई ऐसा मेथड है जो नहीं है, लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर मेथड वो है, तो वो उस मेथड को एक्सेस कर सकता है। लेकिन पेरेंट क्लास, जो ये पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रवि है, तो रवि इन तीनों फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, मैथ को भी, साइंस को भी एंड जावा को भी। अब रवि इन तीनों के अलावा कुछ और भी पढ़ना चाहता है, सपोज यहाँ पे इसने रख लिया वॉइड एंड आर्ट रख लिया, सिंपल आर्ट रख लिया। ठीक है, इसने आर्ट रख लिया, इसके अंदर कुछ मैसेज दे देते हैं एंड रवि आर्ट इज गुड। अब यहाँ पे एजुकेशन यानी कि जो पेरेंट क्लास है वो इस आर्ट वाले फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन रवि रवि इन इस एजुकेशन के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ केसेस बनेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस बनेंगे, उन सारे कॉम्प्लेक्स केसेस को देखेंगे। फिलहाल के लिए एक सिंपल ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कि ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट होता कैसे, कैसे वर्क करता है, वो चीज हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, ध्यान देंगे उस पर। बाकी चीजों को हम केसेस के ऊपर छोड़ देंगे, जब हम केसेस पढ़ेंगे तो सारे केसेस को कवर करेंगे। ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे एक क्लास टेस्ट बनाया, क्लास टेस्ट बना के इस ऑब्जेक्ट 1 डॉट की हेल्प से हमने जिसको एक्सेस करना है हम एक्सेस कर सकते हैं। मैथ को एक्सेस कर लिया सिंपली, ऑब्जेक्ट 1 डॉट, एंड साइंस को एक्सेस कर लिया, इजी एक्सेस हो जाएगा। एंड देन ऑब्जेक्ट 1 डॉट, फिर जावा को एक्सेस कर लिया, इजी हो गया। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? कौन सा मेथड एक्सेस होगा? एक्चुअल में हमने तो एजुकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है,
तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल किसका है, इस एजुकेशन का है, तो ये कंपाइलर एजुकेशन के पास जाएगा, एजुकेशन के पास जाएगा आपके, उसके पास उसको उसको बोलेगा क्या मेथड नाम का कोई है आपके पास, मैथ नाम का, साइंस नाम का आपके पास है क्या, जावा नाम का आपके पास है क्या, अगर है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल यही आएगा आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा, डिफॉल्ट मैथ इज कॉम्प्लेक्स, डिफॉल्ट साइंस इज इजी, डिफॉल्ट जावा इज पावरफुल लैंग्वेज, ये आएगा। तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, आप देखो सारे डिफॉल्ट पार्ट प्रिंट हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं सारे डिफॉल्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, एक चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, हमने एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया। चाइल्ड कौन है, एक रवि है, चाइल्ड एक विनय है, ठीक है। तो हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट रवि के लिए बनाया पहले सपोज, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू न्यू रवि, सिंपल। अब इस ऑब्जेक्ट टू से क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ये सारे मेथड एक्सेस कर सकते हैं जो हमने इसके अंदर डिफाइन किए हैं, और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा मेथड होंगे वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं, वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइंस है, हमने सिर्फ यहाँ पे ओवरराइड किसको किया, मैथ को ओवरराइड किया, क्योंकि हमें पता था कि मैथ हमारे लिए इजी है, तो मैथ को ओवरराइड कर दिया। तो हम इस वाले मैथ को एक्सेस करेंगे, यहाँ पे ये वाला मैथ प्रिंट होगा रवि का, और यहाँ पे साइंस के लिए ये वाला मेथड प्रिंट होगा, आर्ट यहाँ पे आर्ट ये प्रिंट होगा। लेकिन जावा जो है, जावा इसमें डिफाइन नहीं है, जावा रवि के हिसाब से पावरफुल है, तो उसने ऐसे ही रहने दिया कि हाँ मैं इसको डायरेक्टली यहीं से एक्सेस करूंगा, मैं इसके साथ एग्री हूँ, ये सब्जेक्ट जो जावा ये पावरफुल लैंग्वेज है मेरे लिए, इसने इसको रीडिफाइन नहीं किया, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इसके लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो अब भी जो है इस टाइम ऑब्जेक्ट टू डॉट मैथ अगर हमने यहाँ पे सिंपली कॉल किया, तो मैथ किसका कॉल होगा, ऑब्जेक्ट टू किसका क्लासेस है, क्लास है रवि का क्लास है, तो रवि के पास जाएगा, क्या आपके पास मैथ नाम का क्लास है, हाँ जी हमारे पास मैथ नाम का क्लास है जिसको हमने ओवरराइड किया है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा रवि मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट। सेकेंड टाइम जब ऑब्जेक्ट टू डॉट साइंस को कॉल किया गया, फिर से ऑब्जेक्ट टू किसका रेफरेंस वेरिएबल है, रवि क्लास का। अब कंपाइलर रवि क्लास के पास जाएगा, बोलेगा आपके पास साइंस क्लास है, वो बोलेगा हाँ जी है, हमने इसे ओवरराइड किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ रवि साइंस इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट प्रिंट होगा। ओके ओके ओके, नाउ अगेन ऑब्जेक्ट टू डॉट, सपोज हमने यहाँ पे लिया जावा, लिया। अब ऑब्जेक्ट टू किसका रेफरेंस वेरिएबल है, रवि के पास है, ठीक है, रवि का। तो कंपाइलर रवि के पास जाएगा, बोलेगा क्या आपके पास जावा नाम का कोई ऐसा मेथड है क्या, तो ये बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट के पास है, मेरे पेरेंट के पास है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ उस जावा मेथड को। तो ये पेरेंट क्लास के अंदर जाएगा, पेरेंट क्लास के अंदर जाके इस वाइड जावा नेम को एक्सेस करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, डिफॉल्ट जावा इज पावरफुल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करके आप देखो, डॉट टेस्ट डॉट जावा, सारे लाइन बाय लाइन ना, आप जब इसे ट्रेस करोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आप यहाँ पे देखो, रवि मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट एंड साइंस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड जावा इज अ पावरफुल लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट वाला, यहाँ पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास का मेथड रन हो रहा है, ये दोनों रवि क्लास के मेथड रन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये पेरेंट क्लास, अब देखो डिफॉल्ट ये पेरेंट क्लास का मेथड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रवि क्लास में वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन रवि पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये था हमारा केस टू। अब केस थ्री देखते हैं। अब हम दूसरा एक इसी तरीके से विनय के लिए होगा, हम यहाँ पे सिंपली विनय के लिए भी सेम कर सकते हैं जो मैंने किया यहाँ पे विनय के लिए, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता अलग से बनाना पड़ेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे, होप सो आपको ये ओवरराइडिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम ओवरराइडिंग को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डीप में जाते हैं ओवरराइडिंग के, कि ओवरराइडिंग में क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, उन सारे सिनेरियो को वन बाय वन केसेस के फॉर्म में हम लेंगे, उनको समझेंगे, सारे सिनेरियो को समझेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो अपने नोट्स में आ जाते हैं, नोट्स में आ जाते हैं और सारी केसेस को हम समझते हैं, ठीक है। आगे, सो केस वन हमारे पास है। यहाँ पे केसेस को थोड़ा सा हमें अटेंशन से समझना होगा, तो मैं आपका थोड़ा सा बस अटेंशन लूंगा, आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है, ताकि इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझ सके। तो केस टू क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे केस वन लिया था, ये केस वन था, ये केस टू है। अब हम यहाँ पे केस थ्री लेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे केस थ्री, केस थ्री लेंगे कि व्हेन चाइल्ड ऑब्जेक्ट stored in parent variable,
पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड ऑब्जेक्ट स्टोर कर दे। ये हमने ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट में देखा था और हमने देखा था कि किसी भी तरीके से पेरेंट क्लास कभी भी चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करेगा विद वन एंड ओनली वन कंडीशन। वो ये कंडीशन ये है कि वो फंक्शन ओवरराइडिंग परफॉर्म कर रहा हो चाइल्ड क्लास के अंदर। नहीं समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसे हम एक सिनारियो लेते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। सपोज हमारा पेरेंट क्लास कौन है, एजुकेशन क्लास हमारा पेरेंट क्लास है। इसके अंदर कितने फंक्शन है, मैथ, साइंस एंड जावा। अब एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है रवि, ठीक है। अब रवि ओवरराइड कर रहा है मैथ को एंड साइंस को, मैथ को एंड साइंस को। अब हमने अगर रवि का ऑब्जेक्ट बना के इस एजुकेशन के अंदर डाल दिया, एजुकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर, एजुकेशन क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमने डाल दिया, तो ये पेरेंट क्लास जो होगा ये मैथ को एक्सेस कर सकेगा, साइंस को एक्सेस कर सकेगा। कौन से मैथ और साइंस को, चाइल्ड क्लास के मैथ एंड साइंस को। ये बात ध्यान देना, चाइल्ड के मैथ एंड साइंस क्लास को, मैथ एंड साइंस फंक्शन को एक्सेस कर सकेगा, लेकिन जावा को यहाँ पे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था वन एंड ओनली कंडीशन कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस करेगा करेगा लेकिन ओनली वन कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है, जो मेथड है जिसको एक्सेस कर रहा है, वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो रहा हो। यहाँ पे जावा जब ओवरराइड नहीं हो रहा है तो जावा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास का ही एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे विनय की हम बात कर रहे हैं, तो विनय यहाँ पे मैथ को भी ओवरराइड कर रहा है, साइंस को भी ओवरराइड कर रहा है एंड जावा को भी ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ विनय के ऑब्जेक्ट को अगर हम एजुकेशन के ऑब्जेक्ट में डाल दें, एजुकेशन के रेफरेंस वेरिएबल में डाल दें, तो उस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम मैथ को भी कॉल कर सकते हैं, साइंस को भी कॉल कर सकते हैं, जावा को भी कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा ओवरहेड हो रहा होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। सपोज अगर हमने क्या किया कि एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में डाल दिया। तो चाइल्ड हमारे पास दो तरह के हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू रवि का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसको मैंने स्टोर कर दिया किसके अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर। पेरेंट क्लास कौन है, एजुकेशन हमारा पेरेंट क्लास है, एजुकेशन हमारा पेरेंट क्लास है, उसके अंदर हमने डाल दिया ऑब्जेक्ट 3 नेम से डाल दिया, या फिर यहाँ पे पेरेंट पेरेंट 1 डाल दिया। अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम उठा के पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में हमने डाल दिया, सिंपल है, डाल दिया। अब मैं चाहता हूं इस पेरेंट के हेल्प से मैं सारे के सारे ओवरराइडिंग मेथड को एक्सेस करूं। अब जैसे मैंने पेरेंट 1.1 लिखा, वैसे हमें सिर्फ दो मेथड मिल रहे हैं, एक मैथ मिल रहा है, एक साइंस मिल रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक मैथ को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पेरेंट वन डॉट साइंस, ठीक है, साइंस को एक्सेस कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ एक जावा को भी एक्सेस करूँ, पेरेंट 1 डॉट जावा, मैंने जावा को भी एक्सेस करने की कोशिश की। अब जो मैथ वाला है, जैसे मैंने मैथ को एक्सेस किया, तो ये पेरेंट 1 किसका ऑब्जेक्ट है, और एजुकेशन का। इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट स्टोर है, रवि का ऑब्जेक्ट स्टोर है। ये सबसे पहले रवि के पास जाएगा, रवि के पास जाएगा और चेक करेगा कि क्या ये रवि है, जो ये चाइल्ड क्लास है क्या इसका, हाँ चाइल्ड क्लास है, एजुकेशन है, तो एजुकेशन के पास जाएगा। अब चेक करेगा क्या मैथ मेथड आपके पास है, एजुकेशन कहेगा हाँ मेरे पास है। अब कंपाइलर एजुकेशन से सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये जो मैथ क्लास है, मैथ मेथड है, क्या ये ओवरराइड हो रहा है, क्या ओवर रिडन मेथड है कि नहीं। अगर ओवर रिडन मेथड मतलब ये चाइल्ड क्लास के अंदर वो ओवर रिडन हो रहा है, तो अगर ये ओवर रिडन मेथड है तो ये फिर से चाइल्ड क्लास के पास आएगा और ये वाली चीज एग्जीक्यूट करेगा। क्या प्रिंट होगा, रवि मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड टाइम में फिर से पेरेंट 1 डॉट साइंस कॉल हुआ, तो पेरेंट 1 किसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन। और इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, रवि क्लास का, यानी कि चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास के पास जाएगा, चेक करेगा कि हाँ ये एक्सटेंड कर रहे हैं, फिर ये एजुकेशन के पास जाएगा और पूछेगा कि आपके पास साइंस नाम का कोई मेथड है, एजुकेशन बोलेगा कि हाँ मेरे पास साइंस नाम का एक मेथड है। फिर इससे कंपाइलर क्वेश्चन करेगा कि क्या ये ओवर रिडन मेथड है, क्या ओवर रिडन मतलब चाइल्ड क्लास में इसे ओवरराइड किया गया है क्या। ये बोलेगा कि हाँ ये ओवर रिडन मेथड है, तो ये ओवर रिडन मेथड है, तो चाइल्ड क्लास के पास जाएगा जहां वो ओवरराइड हो रहा होगा। यहाँ चाइल्ड क्लास है, साइंस के पास आ गया ये। अब ये वाली चीज एग्जीक्यूट करेगी। नेक्स्ट टाइम पे ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम पे जावा जब कॉल हुआ,
तो जावा जब कॉल हुआ तो पेरेंट वन किसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, एजुकेशन का रेफरेंस वेरिएबल है, तो ये एजुकेशन के पास जाएगा, या एजुकेशन के पास जाएगा। एंड देन एजुकेशन के पास आपसे पूछेगा कि आपके पास जावा नाम का कोई मेथड है, एजुकेशन बोलेगा हाँ मेरे पास जावा नाम का मेथड है। फिर से कंपाइलर क्वेश्चन करेगा क्या ये जावा जो है ओवर रिडन मेथड है क्या, ओवर रिडन मेथड है क्या, तो एजुकेशन बोलेगा नहीं ये ओवर रिडन मेथड है, नहीं है। तो इस बार कंपाइलर इसी वाले जावा को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा डिफॉल्ट जावा इज पावरफुल लैंग्वेज, डिफॉल्ट जावा इज पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, ओके अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम समझते हैं विद आउटपुट समझते हैं। ठीक है, या जावा सी टेस्ट डॉट जावा, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जावा टेस्ट। अब आप देखो यहाँ पे ये लास्ट की 3 लाइनें में देखनी है, रवि मैथ इज वेरी इजी, रवि साइंस इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, डिफॉल्ट जावा इज पावरफुल लैंग्वेज। तो यही एक ऐसा केस है जिस केस में ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा वन एंड ओनली केस होता है जिस केस में हम पेरेंट क्लास की हेल्प से हम चाइल्ड क्लास के फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी जगह पे, किसी भी जावा में कहीं पे भी किसी भी टाइप पे अगर हम पेरेंट क्लास की हेल्प से चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने जाएंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये रिस्ट्रिक्शन दे दी गई कि हम पेरेंट क्लास होता है वो चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है कि किस केस में हम पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकता है। तो वन एंड ओनली केस की ओवरराइडिंग के केस में जब पेरेंट क्लास का कोई मेथड ओवरराइड हो रहा होगा किसी चाइल्ड क्लास में तब हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, यही केस है। जब ओवरराइड हो रहा होगा तभी, जैसे यहाँ पे जावा ओवरराइड नहीं हो रहा था किसके अंदर, रवि क्लास के अंदर, रवि क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं हो रहा जावा यहाँ पे, तो इसलिए हम नहीं एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अगर वो ओवरराइड हो रहा होगा तो हम मैथ के तब उस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। यहाँ पे रवि का ये मैथ मेथड एजुकेशन क्लास का मैथ मेथड नहीं एक्सेस हुआ, बल्कि रवि क्लास के मैथ मेथड को एक्सेस किया हमने। देखा हमने ये कैसे, हमने देखा कि हमने चाइल्ड क्लास को उठा के पेरेंट क्लास में डाल दिया। सेम एज इट इज अगर हम क्या करें, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको सिंपली हम कॉपी करते हैं एंड एक और प्रैक्टिस बना लेते हैं। यहाँ पे रवि की जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं विनय। अब विनय क्लास के अंदर हम पेरेंट टू डाल देते हैं, सिंपल पेरेंट टू डाल देते हैं। अब देखो पेरेंट टू किसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, एजुकेशन का। एजुकेशन के अंदर विनय नाम का एक चाइल्ड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। अब ये विनय के पास जाएगा, ये एक्सटेंड कर रहा है एजुकेशन को, फिलहाल तो कर रहा है। फिर इसके बाद एजुकेशन के पास जाएगा, मैथ के पास आएगा, मैथ है तो फिर चेक करेगा क्या है, ओवर रिडन है, तो विनय में आके चेक करेगा हाँ ये ओवर रिडन मेथड है, तो ये वाली फंक्शनलिटी एक्सेस करके इसे प्रिंट करेगा। ना कि ये जो हमारे पेरेंट क्लास में जो ये वाली मेथड है इसको नहीं एक्सेस करेगा, बल्कि ओवर रिडन मेथड को एक्सेस करेगा। सेम सेम वे में साइंस को भी एक्सेस करेगा, सेम वे में जावा को भी एक्सेस करेगा। अब इस टाइम पे इस बार क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, विनय मैथ इज इजी, विनय साइंस इज इजी, विनय जावा इज नॉट पावरफुल। ठीक है, इस केस में पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के हर एक फंक्शनलिटी को एक्सेस कर ले रहा है, क्योंकि उसकी हर एक फंक्शनलिटी ओवरराइड की जा रही है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यही केस होता है। अगर इसे हम आउटपुट लेंगे देखेंगे तो लेट्स सी, या जावा टेस्ट। आप देखोगे विनय मैथ इज इजी, विनय साइंस इज इजी, विनय जावा इज नॉट पावरफुल लैंग्वेज। तो ये एक ऐसा सिनारियो होता है कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकता है ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। इसीलिए अब यहीं पे एक डाउट और क्लियर कर लेते हैं कि इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं कि जो ये सिग्नेचर है, जो ये सिनारियो है ऑब्जेक्ट का, ये सिनेरियो रन टाइम में ही सॉल्व होता है, इसीलिए इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जो यहाँ पे न्यू विनय लेके रखा है हमने, फिर पेरेंट टू लेके रखा, तो ये कंपाइल टाइम में नहीं चेक होगा कि ये ओवरराइड हो रहा है कि नहीं। कंपाइल टाइम में बस इतना चेक होगा कि मैथ नाम का मेथड एग्जिस्ट कर रहा है एजुकेशन में कि नहीं कर रहा है, जाके चेक करेगा कि हाँ मैथ नाम का मेथड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब रन टाइम आएगा तो रन टाइम में ये देखेगा कि ये जो मैथ मेथड है ये किसी और क्लास में ओवरराइड हो रहा है कि नहीं, उस चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इसने डाला है। तो ये रन टाइम में चेक होगा, इसीलिए इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या इसे लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यही रीजन है इसको लेट बाइंडिंग, लास्ट में हमें पता चलता है कि ये ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी इसको एक्सेस करेंगे हम चाइल्ड क्लास के फंक्शनलिटी को मैथ पेरेंट क्लास के वेरिएबल के हेल्प से। ठीक है, इसीलिए इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस है।
अब हम कुछ और केसेस भी देखेंगे, ठीक है, कुछ और केसेस को भी समझेंगे। तो अपने हम नोट्स में आ जाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे एक छोटे छोटे नोट्स हैं जो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने कमेंट्स लेके रखे हैं फिलहाल, तो या ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। आई डोंट थिंक सो कि कुछ बताना पड़ेगा। ओके, सो नोट्स पढ़ते हैं। ओवरराइडिंग इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, ये चीज मैंने आपको रीजन मैंने दिखा दिया, बता दिया, ठीक है, विद एग्जांपल हमने बात की इसके बारे में। ओवरलोडिंग इज सिंपल प्रोसेस बट ओवर एडिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल ये सही बात है कि ओवरलोडिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, लेकिन ओवर एडिंग बहुत ओवर एडिंग पढ़ते वक्त बहुत से लोगों के दिमाग से परखच्चे उड़ जाते हैं, समझ नहीं आता। अब आप ही ये वीडियो आप एक बार, दो बार, तीन बार देखो, तब जाके आपका पूरा ओवर एडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ओके, सो रूल्स फॉर ओवर एडिंग के क्या रूल्स हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिए, फिर भी एक बार विजुअल दे देते हैं यहाँ पे। मेथड सिग्नेचर मस्ट बी सेम। जैसा कि मैंने बताया कि मेथड सिग्नेचर के साथ अगर हमने छेड़खानी करी, यानी कि हमने मेथड नाम अगर सेम रखा और आर्गुमेंट हमने चेंज कर दिया, तो ओवरलोडिंग हो जाता है, ना कि ओवर राइडिंग। लेकिन ओवर राइडिंग में हम कोई भी मेथड सिग्नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो जैसा वैसा रहने देते हैं, तभी ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सेकेंड है हमारे पास रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इस केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर इसको केस को हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम, जो रिटर्न टाइप है ये सेम होना चाहिए। लेकिन ये रूल कब तक वैलिड था, दिस रूल वाज वैलिड ओनली टिल 1.4 वर्जन ऑफ जावा। जब तक जावा का 1.4 वर्जन था, तब तक ये रूल था कि आपका जो रिटर्न टाइप जावा में है वो सेम होना चाहिए। रिटर्न टाइप इन द सेंस, जो हमारे इस एग्जांपल में आप देखोगे, यहाँ पे वॉइड मेथड है ना। अब मेथड को, अब इस मैथ को जब भी हम ओवरराइड करेंगे, तो ओवरराइड करते वक्त यहाँ रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, वाइड ही रखना चाहिए। फिलहाल हमने सेम रखा है ताकि कंफ्यूजन ना आए, लेकिन अब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट करके देखेंगे, चेंज रिटर्न टाइप चेंज करके देखेंगे। अगर हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ और रख दिया, फिर भी ये ओवरराइडिंग ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होगी, वो चीज हम फॉलो अप करके इस केस को प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आफ्टर दैट कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मेथड इज आल्सो अलाउड इन ओवरराइडिंग। जब 1.4 वर्जन के बाद जब हमने देखा कि 1.4 वर्जन में रिटर्न टाइप सेम रहना चाहिए था, लेकिन 1.4 वर्जन के बाद यानी 1.5 वर्जन से अब तक जो रिटर्न टाइप है ओवरराइडिंग में, वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन रीजन ये होनी चाहिए कि वो रिटर्न टाइप एक दूसरे के कोवेरिएंट होने चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में। कोवेरिएंट मतलब एक लेवल का रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था, ओवरलोडिंग में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग में एक लेवल होता था, एक वेरिएंट, एक रिलेशन बन रहा था। तो उसी तरीके से एक रिलेशन बनना चाहिए, एक लेवल वाली रिलेशनशिप बननी चाहिए। वो चीज हम देखेंगे, समझेंगे, अभी अच्छे से समझेंगे कि कैसा रिलेशन, कौन सा कोवेरिएंट होता है। फिलहाल यहाँ पे देख लो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मेथड क्या होता है। Overriding method need not to be matched with a return type of overridden method, and also child class return type is allowed in overriding। इसी को कहते हैं overriding type method, सॉरी कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मेथड। अब कोवेरिएंट रिटर्न टाइप क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हम एक्चुअल हमारा मेथड होता है, जरूरी नहीं है वो मेथड हमारे ओवर रिटर्न मेथड से सेम हो। जैसे यहाँ पे हमारा एक्चुअल मेथड वाइड मैथ है, इसमें रिटर्न टाइप क्या है, वाइड रिटर्न टाइप है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ और रख लेते हैं, अगर सपोज हम यहाँ पे स्ट्रिंग रख लेते हैं, तो ये भी अभी भी ये क्या है, ओवर मेथड को ही परफॉर्म कर रहा है, अभी भी ये ओवर मेथड को परफॉर्म कर रहा है, भले ही इसका रिटर्न टाइप चेंज हो गया हो तो क्या। लेकिन शर्त ये है कि जो ये हमने ओवरराइड मेथड परफॉर्म किया, यानी यहाँ जो वाइड लेके रखा था और यहाँ पे जो हम लेंगे, इन दोनों के बीच में इन दोनों रिटर्न टाइप के बीच में एक कोवेरिएंट रिलेशन होना चाहिए, एक लेवल वाला रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग के बीच में देखा था कि एक कोवेरिएंट रिलेशन बन रहा था, तो ये कोवेरिएंट रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होती है। लेकिन 1.4 वर्जन के पहले हम रिटर्न टाइप सेम रखते थे, जैसा अभी हमने इस एग्जांपल में रखा है कि रिटर्न टाइप सेम है, लेकिन हम रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं कोवेरिएंट रिलेशन के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं अच्छे से, कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि क्या कोवेरिएंट है, कौन सा कोवेरिएंट टाइप का हम रिटर्न टाइप ले सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं, कौन से ऐसे कोवेरिएंट टाइप होते हैं, क्या रिलेशनशिप बनता है एक रिटर्न टाइप के बारे में, ठीक है। अब इससे हम पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, या रिमूव ही कर देते हैं, या फिर इसी में समझ लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे क्लास हमने या क्लास टेस्ट बनाया हमने, एंड इसके अंदर हम आते हैं, या फिर क्लास टेस्ट की जगह यहाँ पे टेस्ट को तो बनाना ही है, इसके अंदर मेन मेथड बना के रख लेते हैं पहले, ठीक है, सिंपल।
ऊपर एक क्लास लेते हैं, क्लास पी, पेरेंट क्लास पी, पी लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कोई मेथड ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे पब्लिक एंड ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप हमने ले लिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप हमने एक मेथड ले लिया M1, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप M1 ले लिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने नल, ठीक। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेम इसी क्लास को हमने एक्सटेंड किया, एक क्लास बनाया, चाइल्ड क्लास है C1 क्लास बनाया, इसको एक्सटेंड किया हमने P से, P को एक्सटेंड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे हमने एक्सटेंड किया, ये फंक्शनलिटी इसके अंदर आ गई। अब ये चाहता है कि मैं ओवरराइडिंग परफॉर्म करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट ना रिटर्न करके मैं स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे ओवरराइडिंग परफॉर्म करूंगा। तो ओवरराइडिंग परफॉर्म करने के लिए सिंपली यहाँ पे लेंगे पब्लिक, ऑब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग ले लेते हैं, मेथड का नाम और सिग्नेचर सेम रखेंगे, क्योंकि अगर मेथड का नाम एंड सिग्नेचर सेम नहीं होगा तो ओवरराइडिंग परफॉर्म ही नहीं होगा, है ना। रिटर्न यहाँ पे भी नल कर देते हैं, एंड वी ऑल नो कि नल जो है स्ट्रिंग में भी वैलिड है ना, ऑब्जेक्ट क्लास में भी वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे अभी इस टाइम एग्जीक्यूट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कंपाइल टाइम एरर हमें नहीं देखने को मिलेगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई कंपाइल टाइम एरर इसे देखने को नहीं मिलेगा, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं हो, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब देखो जावा सी टेस्ट और जावा हमने किया, कोई कंपाइल टाइम एरर हमें देखने को नहीं मिला। अब क्यों नहीं देखने को मिला? अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने रिटर्न टाइप जो था सेम रखना था, हमें सेम रख रहे थे टिल द जावा वर्जन 1.4, लेकिन उसके बाद जावा में कुछ चेंजेस हुए, उन्होंने बताया कि आप रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हो, लेकिन उनके रिटर्न टाइप कोवेरिएंट रिलेशनशिप बना रहे होंगे। अब कोवेरिएंट रिलेशनशिप क्या होता है ये चीज समझो। कोवेरिएंट रिलेशनशिप में यहाँ पे ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कोवेरिएंट टाइप यानी एक लेवल वाइज रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक रूट क्लास है या एक पेरेंट क्लास है, किसका? स्ट्रिंग का, है ना, एक पेरेंट क्लास है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे कोवेरिएंट रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम विजुलाइज करेंगे, इस एग्जांपल में अपने आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इस कोड को हमने 1.4 वर्जन पे अगर हमने इसे रन किया तो कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, एंड मिलेगा कि M1 NC कैन नॉट ओवरराइड, ये हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। लेकिन जब हम इसे 1.5 वर्जन पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करते वक्त हमें कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट है, उसे देख लेते हैं। Covariant return type is applicable only for the object type and its child, but not for the primitive data type. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए कोवेरिएंट का जो ये लोचा चल रहा है, ये कहानी चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप के लिए ही वैलिड है और उसके चाइल्ड क्लास के लिए वैलिड है ना। बाकी कोई प्रिमिटिव टाइप के लिए कोई ये वैलिड नहीं है। प्रिमिटिव टाइप इन द सेंस इंट, फ्लोट, डबल, इन सब के लिए वैलिड नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर हमने हमारा रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, कैपिटल हो रहेगा, यहाँ रिटर्न टाइप हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पे हम रिटर्न टाइप चेंज करके ऑब्जेक्ट तो रखेंगे ही रखेंगे, या चाहे तो हम स्ट्रिंग रख सकते हैं, या चाहे हम स्ट्रिंग बफर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के ये चाइल्ड क्लास है। अब स्ट्रिंग है, अगर सपोज स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज करके हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। स्ट्रिंग चाइल्ड क्लास है किसका? ऑब्जेक्ट का, तो ये लोअर टू अपर हो गया, है ना, इनवैलिड हो जाएगा। चाइल्ड टू पेरेंट यहाँ पे केस बन रहा है, ये कोवेरिएंट नहीं बना। कोवेरिएंट किसे कहते हैं? पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन बने उसे कोवेरिएंट कहते हैं। अब डबल टू इंट करेंगे तो ये नॉट अलाउड फॉर प्रिमिटिव टाइप, ये हमने ऑलरेडी देखा है, डबल टू इंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर इसका इस एग्जांपल में समझेंगे तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है, सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। आप ये देखो, C1 कैन नॉट बी ओवरराइड इन P, इट कैन नॉट बी ओवरराइड, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोवेरिएंट रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, ठीक है।
अगर आप रिटर्न टाइप, अभी तक हम ओवरराइडिंग परफॉर्मेंस अच्छे से देख लिए हमने, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ देख लिया। लेकिन हम यहाँ पे अब केसेस को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे केसेस को फॉलो अप कर रहे हैं। यहाँ पे एक केस हमने क्या देखा कि हम रिटर्न टाइप जो 1.4 वर्जन का जावा था उसके पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन 1.4 वर्जन के बाद से हम रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, तो भी ओवरराइडिंग परफॉर्म होगा, सेम मेथड का ओवरराइडिंग परफॉर्म होगा। लेकिन वो जो रिटर्न टाइप हम चेंज कर रहे हैं उसके बीच में एक कोवेरिएंट रिलेशनशिप होगा। अब कोवेरिएंट रिलेशनशिप क्या कहता है? पेरेंट टू चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड टू पेरेंट ही नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला रिलेशन यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे ले रखा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो यहाँ चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन बन रहा है, ये कोवेरिएंट नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए पेरेंट टू चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे स्ट्रिंग, आप इसकी जगह पे स्ट्रिंग बफर भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्ट्रिंग बफर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बफर भी किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग का। सॉरी, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बफर भी किसका चाइल्ड क्लास है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग ले लेते हैं, फिर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों ही किसके चाइल्ड हैं? ऑब्जेक्ट क्लास के चाइल्ड हैं, तो दोनों एक तरह से सिबलिंग की तरह हो गए यहाँ पे, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, है ना? तो ये दोनों किसके चाइल्ड हो गए? ऑब्जेक्ट क्लास के, इनके बीच में कोई भी कोवेरिएंट रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा, वैसे ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ पे एरर खत्म हो गया। तो रिटर्न टाइप हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर द वर्जन ऑफ 1.4 जावा, लेकिन एक ही कंडीशन है कि वो जो रिटर्न टाइप हम चेंज कर रहे हैं, दोनों रिटर्न टाइप के बीच में कोवेरिएंट रिलेशनशिप बनना चाहिए। और कोवेरिएंट रिलेशनशिप क्या कहता है कि ये पेरेंट टू चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, कोई भी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट हम प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप रिटर्न टाइप हम नहीं रख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं इंट रखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रख लूँ, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, या फिर यहाँ मैं डबल रख लूँ, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था। ओवरलोडिंग में आप रिटर्न टाइप कुछ भी रखो, बस आप मेथड सिग्नेचर में सिर्फ आर्गुमेंट को आप चेंज कर दो, रिटर्न टाइप कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको ओवरलोडिंग परफॉर्म हो रही थी। लेकिन जावा में ओवर एडिंग का कॉन्सेप्ट जो है, अगर रिटर्न टाइप आप चेंज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कोवेरिएंट टाइप ही आपको ले सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कोई और रिटर्न टाइप नहीं ले सकते हो। समझ रहे हो ये बात? तो ये इंपॉर्टेंट केस था। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस हम देखेंगे। ठीक है, अब केस 4 देखेंगे। केस 4, अब तक हमने केस 3 केसेस देखे। अब केस 4 में अगर क्या करें, सपोज ये चीजें हम हटाते हैं, ये भी चीजें हटाते हैं, एंड इसके अंदर हम एक प्राइवेट नाम का क्लास पी, पेरेंट क्लास के अंदर एक प्राइवेट मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड m1, m1 बना लेते हैं, सिंपल प्राइवेट वॉइड m1। अभी c1 एक्सटेंड कर रहा है, चाइल्ड वन एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को, तो ये, लेकिन इसके मेथड कौन से हैं? प्राइवेट टाइप के हैं, तो क्या ये एक्सेस होगा चाइल्ड वन के अंदर? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना? ये फंक्शनलिटी इसके अंदर नहीं आ पाएगी, ये प्राइवेट टाइप का है। तो क्या यहाँ पे ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। प्राइवेट मेथड के लिए ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट कहता ही है कि किसी भी मेथड को रीडिफाइन करना। जब हम उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, उसे रीडिफाइन कैसे करेंगे? उसे हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो उसे रीडिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, हम उसे रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्राइवेट टाइप मेथड के ऊपर कोई भी ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम करना चाहेंगे, अगर प्राइवेट वॉइड अमाउंट कर रहे हैं, अब ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ये M1 अलग हो जाएगा, ये M1 अलग होगा। ये आप मत सोचो कि यहाँ पे ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रहा है। ये M1 किसका है? ये वाला M1 C1 का है, ये वाला M1 किसका है? P का है, पैरेंट क्लास का। ये दोनों के अपने अपने एक प्राइवेट मेथड हो गए। समझ रहे हो? ओके, तो इसको हम प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि प्राइवेट मेथड के ऊपर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसको हम प्रिंट कुछ मैसेज दे देते हैं, एंड P मेथड, ठीक है, P मेथड दे देते हैं। इसके अंदर भी हम एक मैसेज दे देते हैं, एंड इसके अंदर दे देते हैं C1 मेथड। ठीक है, अब क्लास टेस्ट के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पेरेंट सॉरी ऑब्जेक्ट न्यू पेरेंट,
सिंपल। अब मैंने क्या कहा था कि अगर ओवरराइडिंग है, एक ही केस में ओवरराइडिंग एक ऐसा केस होता है जिसमें पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के फंक्शनैलिटी को एक्सेस करता है, इन एंड वन एंड ओनली केस कि यहाँ पे पेरेंट क्लास के वो मेथड चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो रहे हो। अगर ये वाला मेथड ओवरराइड हो रहा है यहाँ पे, तो यानी कि C1 मेथड प्रिंट होगा कॉल करने पे। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट P1 करूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट या M1, ऑब्जेक्ट डॉट M1 करूँ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर ओवरराइड हो रहा है तो C1 मेथड प्रिंट होगा, होगा ना? या एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अब किस मेथड को हम कॉल करें। आप C1 अगर P ऑब्जेक्ट है तो P ऑब्जेक्ट है तो M1 को कॉल करेगा, C1 का ऑब्जेक्ट है तो या इस वाले M1 को कॉल करे या इस वाले M1 को कॉल करे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये जो केस है काफी इंपॉर्टेंट केस है। आप ये देखो, M1 हैज प्राइवेट एक्सेस इन P, और हम डायरेक्टली इस क्लास से तो एक्सेस कर नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट एक्सेस है फिलहाल के लिए। तो मैं एक सिनारियो ले रहा था समझाने के, जैसे एक्सेस तो कर नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट है। जब इस वाली क्लास में एक्सेस नहीं हो रहा तो इस वाली क्लास में कैसे से एक्सेस होगा? ठीक है, हाँ ये वाला ये कॉल कर सकते हैं, ये सी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब दूसरा वाला मेथड प्रिंट होगा, ओह सॉरी C1, इट इज C1 राइट, या अब एम्बिग्यूटी की भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, या आगे यहाँ पे भी प्राइवेट एक्सेस इन C1। तो ये केस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है, ये केस आपको समझना ये है कि हम किसी भी प्राइवेट मेथड पे ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज में लिखा हुआ पेरेंट क्लास प्राइवेट मेथड इज नॉट अवेलेबल टू चाइल्ड क्लास। अगर प्राइवेट है तो पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में अवेलेबल ही नहीं होगा, तो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नहीं अप्लीकेबल होगा। हेंस ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द प्राइवेट मेथड। अब केस टू है, केस टू को हम समझते हैं। केस टू क्या कह रहा है? केस टू कह रहा है कि अगर सेम, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, अगर क्लास पी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर कोई M1 नाम का मेथड है और फिर एक क्लास सी है जो एक्सटेंड कर रहा है पी को, एंड उसके अंदर हम प्राइवेट वॉइड M1 ले लिया, तो हमें कोई कंपाइल टाइम, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा, हमने करके देखा है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये वाला M1 किसका है? क्लास पी का। ये वाला M1 किसका है? क्लास सी का है। ये बात ये केस टू में कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर ये प्राइवेट M1 है, ये प्राइवेट M1 है, तो यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर हमें नहीं देखने को मिलेगी। अगर ये चीज हटा दें यहाँ से तो हमें कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि ये M1 डिफरेंट है इस वाले M1 से, ये M1 डिफरेंट है इस वाले M1 से। हमें एरर क्यों देखने को मिल रही थी? क्योंकि यहाँ मैंने प्राइवेट लिख रखा, प्राइवेट हम किसी और क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, है ना? किसी और क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, बस मैं समझाने के लिए लेकर रखा था। लेकिन यहाँ पे ये वाला M1 किसका है? C1 का है, और ये वाला M1 किसका है? ये वाला M1 P क्लास का है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, तो कोई कंपाइल टाइम एरर हमें देखने को मिलेगी, कोई एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम कब आती है? जब हमने ओवरलोडिंग हमने देखी थी सर, तो वहां पे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, ठीक, ओके। एक नेक्स्ट केस देखते हैं, तो अपने नोट्स में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट केस है फाइनल मेथड। फाइनल टाइप का अगर कोई मेथड है, सपोज यहाँ पे पेरेंट क्लास है, उसके अंदर हमने यहाँ पे फाइनल टाइप का एक मेथड ले लिया, पब्लिक फाइनल वॉइड M1। ठीक है, रिटर्न टाइप वॉइड है एंड एक्सेस मॉडिफाई फाइनल हमने रखा है, मेथड का नाम M1 है, कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया। अब एक क्लास सी ले लिया जो एक्सटेंड कर रहा है पी को, यानी कि एक चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे नोट यहाँ पे लिखा पेरेंट क्लास पब्लिक मेथड इज अवेलेबल टू द चाइल्ड बट इट इज फाइनल टाइप विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड। सपोज क्या कहना चाह रहा है, ये चीज समझो यहाँ पे। सपोज यहाँ पे हमने प्राइवेट प्राइवेट रखते ही हमें प्रॉब्लम आ रही थी, हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हम पब्लिक रख रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट नहीं रख रहे हैं, पब्लिक रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? फाइनल लगा दिया। अब फाइनल लगाते ही हम इस मेथड, फाइनल क्या कहता है कि आप जहां पे जिसके आगे भी फाइनल लगा रहे हो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पी मेथड को मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करेंगे। जब मॉडिफाई नहीं करेंगे तो हम रीडिफाइन कैसे करेंगे किसी मेथड को, और जब रीडिफाइन नहीं करेंगे तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पेरेंट
फाइनल टाइप के मेथड के ऊपर भी ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दो पॉइंट आपको देखने को मिला लास्ट कुछ मिनट में कि हम प्राइवेट टाइप के मेथड के ऊपर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सेम एज इट इज फाइनल क्लास के ऊपर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक है केस फॉर एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड आपने अगर पढ़ा होगा तो हमने अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था, तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड में हमने देखा था कि हर एक मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है उसको चाइल्ड क्लास मस्ट रिक्वायर है, उसके लिए मस्ट है कि उसे आप ओवरराइड करो। वहां पे ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट ही अप्लाई हो रहा था। अब हम ओवरराइडिंग पढ़ रहे हैं, बल्कि हम ओवरराइडिंग और पहले पढ़ चुके हैं जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पढ़ रहे थे, तभी हम ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट को टच कर लिए थे। वही ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट था, वही ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्या कहता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या कहता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्या कहता है अगर कहीं अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड है, सपोज अगर यहाँ क्लास पी के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दें, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1। अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या कहता है कि कोई भी डेफिनेशन, कोई भी मेथड जो है उसको सिर्फ एक डेफिनेशन दो आप। ठीक है, उसको आप डेफिनेशन दो, उसकी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान मत दो। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट टाइप है। ठीक है, अब इस M1 को इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा, इस क्लास के, क्लास P के चाइल्ड क्लास देंगे। जैसे यहाँ पे C1 कौन बना, C1 बना ये चाइल्ड क्लास इसका P का चाइल्ड क्लास बना। अब C1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस M1 को ये ओवरराइड करे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ओवरराइड हो रहा है। अगर आप ओवरराइड नहीं करोगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा हमें कि मस्ट इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरराइड। अगर हम इसे ओवरराइड नहीं करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा कि आपको इसे ओवरराइड करना ही पड़ेगा। आप देखो अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड M1 को आप ओवरराइड नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिला। अब जैसे हमने यहाँ पे इसे ओवरराइड किया, अब यहाँ पे एक्चुअल में ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है। ये जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने ओवरराइड करके एक इंप्लीमेंटेशन दे दी, इसके अंदर हम कुछ मेथड दे दिया हमने, यहाँ पे एक्चुअली में ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है, ओवरराइड परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये भी केस 4 था। तो एक्चुअली में केस 4 में हमने क्या देखा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमेशा से ओवरराइड ही करते आए हैं। जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा ओवरराइड होते हैं। ठीक है, अब ये चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, मस्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर एक चीज हमने और देखी थी, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक चीज हमने और देखी थी, अगर जो पेरेंट क्लास की अगर कोई चाइल्ड क्लास है, अगर वो नहीं चाहती है कि मैं इसे ओवरराइड करूँ, मुझे फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, तो वो अपने नाम के आगे अब्स्ट्रैक्ट लगा दे, कोई एरर नहीं मिलेगा। इसे ओवरराइड करें या ना करें कोई एरर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, सिंपल, कोई एरर नहीं मिला हमें। ठीक है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, या कुछ केसेस हैं, उस केसेस को हम देखेंगे। क्या फाइनल फाइनल है उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है ओवरराइडिंग? बिल्कुल नहीं। फाइनल से फाइनल या फाइनल से नॉन फाइनल हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसका कि अगर सपोज यहाँ पे कोई एक मेथड है, यहाँ एमोन रख लेते हैं और यहाँ अब्स्ट्रैक्ट की जगह हम यहाँ पे फाइनल रख लेते हैं, फाइनल रख लेते हैं। अब यहाँ जब इसको हम ओवरराइड करेंगे, पब्लिक फाइनल टू फाइनल नहीं जा सकते, फाइनल टू नॉन फाइनल भी नहीं जा सकते। यहाँ फाइनल टू फाइनल है, यहाँ भी फाइनल तो यहाँ भी फाइनल रख लिया, नहीं ओवरराइड कर सकते, किसी से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब फाइनल से आप चाहो तो आप डिफॉल्ट रख लो, डिफॉल्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल से चाहो कुछ और कर लो, नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ये चीज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है। अगर यहाँ पे फाइनल नहीं है तो यहाँ पे हम फाइनल लगा सकते हैं, ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है। पेरेंट क्लास के जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं उसके अंदर फाइनल ना रखे, ओवरराइडिंग मेथड के अंदर फाइनल हम रख सकते हैं। ये ओवररिडन मेथड है, ओवररिडन मेथड है एंड ये ओवरराइडिंग है। तो ओवरराइडिंग मेथड के अंदर हम फाइनल रख सकते हैं, लेकिन ओवररिडन मेथड के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो यही चीज अगला अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉन फाइनल टू फाइनल हम जा सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट टू नॉन अब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल है। यही चीज तो हो रही थी अब्स्ट्रैक्ट टू नॉन अब्स्ट्रैक्ट, जो हमने यहाँ पे इसके पहले देखा था। देखो यही चीज तो हो रही थी, ये अब्स्ट्रैक्ट था। अब इस अब्स्ट्रैक्ट को हम यहाँ पे
ओवरराइड कर रहे थे, पब्लिक सिंपली वॉइड M1 दे रहे थे, यही तो कर रहे थे वाइड, यही तो कर रहे थे। यहाँ पे हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, डिफॉल्ट रखा है, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट रखा हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट टू नॉन एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेबल है ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में, और ये ज्यादातर काम आता है किसमें, इंटरफेस वगैरह में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड में काम आता है। एज वेल सिंक्रोनाइज नेटिव एंड स्ट्रिक्ट एपी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन। इसी तरीके से सिंक्रोनाइज नेटिव स्ट्रिक्ट एपी, इन सब के पास भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप इनको यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्राइवेट को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और नोट पॉइंट आप बनाना चाहते हो तो बना लो, इसके अंदर हम रख सकते हैं कि प्राइवेट टू प्राइवेट नहीं कर सकते, प्राइवेट टू नॉन प्राइवेट नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, ओवरराइडिंग कर डिफाइन करते वक्त एक केस और देखना बनता है यहाँ पे कि स्कोप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर कैन नॉट बी चेंज। जो एक्सेस मॉडिफायर है उसका स्कोप नहीं चेंज कर सकते हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पब्लिक लेके रखा है, अब उसके बाद हम जब ओवरराइड कर रहे हो तो वहां पब्लिक ना रख के डिफॉल्ट कर ले, तो यहाँ पे स्कोप चेंज हो गया, तो स्कोप हम नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे इसी एग्जाम्पल में, हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो सपोज यहाँ पे क्लास रखो ऐसे सिंपली, एब्स्ट्रैक्ट ना रख के, सेम एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पे पब्लिक लेके रखा है, तो इसका स्कोप क्या हुआ, पब्लिक है, ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका भी स्कोप क्या है, पब्लिक कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है, ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक्सेस, जैसे यहाँ पे इसका स्कोप चेंज कर दिया, हमने डिफॉल्ट रख दिया, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। लेट्स सी, आप देखो, M1 in C1 cannot override M1 in P void M1. Attempting to assign weaker access privilege was public. पब्लिक था लेकिन आप वीकर एक्सेस प्रिविलेज रख रहे हो, आप डिफॉल्ट रख रहे हो, यानी कि आप अदर पैकेज में नहीं कर सकते हो। आप उस सेम पैकेज में तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन किसी और पैकेज में आके एक्सेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे प्रोटेक्टेड रख लिए, तो यहाँ ये एक्सेस मॉडिफाई स्कोप भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो केस 5 ये है कि स्कोप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर कैन नॉट बी चेंज, इसके स्कोप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर कैन नॉट बी चेंज अगर आपने पब्लिक लेकर रखा है। हाँ, लोअर टू हाई जा सकते हो, लोअर टू हाई इन द सेंस, अगर यहाँ पे डिफॉल्ट है, यहाँ पे डिफॉल्ट है, अब डिफॉल्ट से आप प्रोटेक्टेड जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफॉल्ट से आप यहाँ पे पब्लिक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट है, लोअर टू हाई जा सकते हो अपने हिसाब से, अगर डिफॉल्ट है तो उसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड अगर रख लो, मैं प्रोटेक्टेड रखा और यहाँ पे पब्लिक रखा, तो प्रोटेक्टेड लोअर है, लोअर स्कोप है, अब पब्लिक का हायर स्कोप है। प्रोटेक्टेड को हम सेम पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हैं, अदर पैकेज में अगर एक्सेस करने चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ लोअर टू हाई हो गया, तो ये भी एक केस इंपॉर्टेंट केस है कि लोअर टू हाई यहाँ पे एक्सेस स्कोप हम रख सकते हैं, लेकिन हायर टू लोअर नहीं कर सकते, स्कोप स्कोप हम नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, we cannot decrease scope of modifier in overriding, यही स्क्रॉल करेंगे, यही लिखा हुआ है। ओवरराइडिंग एक्सेस मॉडिफायर क्या कहता है, वी कैन नॉट डिक्रीज स्कोप ऑफ मॉडिफायर इन ओवरराइडिंग। हम मॉडिफायर का स्कोप नहीं डिक्रीज कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे लिखी गई हैं, दी गई हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिया है केस 2, वी कैन इंक्रीज स्कोप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर बट नॉट डिक्रीज, ये भी हम एग्जांपल देखिए, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लोअर टू हाई जा सकते हैं, हाई टू लोअर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक केस है, इफ चाइल्ड क्लास थ्रोज checked exception then parent class method must throw the same checked exception or its parent। अब ये केस जो है मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप ऊपर पर देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देखो, पेरेंट है पब्लिक वाइड एमोन थ्रोज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्रोज कर रहा है, तो चाइल्ड क्लास पब्लिक वाइड एमोन, चाइल्ड क्लास ओवरलोडिंग हो रही है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, ठीक है, तो सेम चेक द एक्सेप्शन, जो चाइल्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है वही सेम एक्सेप्शन पेरेंट भी थ्रो करना चाहिए। ठीक है,
सिर्फ एक चेक्ड एक्सेप्शन के लिए। तो चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, इन सब में डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस केस को मैं, आप मुझे रिमाइंड करा देना, फिर मैं कवर अप कर लूंगा जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, तो इस केस को हम वहां पे कवर अप करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो ये सारे केसेस हैं एक्सेप्शन के। ठीक है, फिर भी आप ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना, ये सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हो, मैं सारे नोट्स दे दूंगा आप। ठीक है, सारे नोट्स दे दूंगा। और इसमें एक रूल और आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे रूल लिखा है, कैन नॉट ओवरराइड फ्रॉम स्टैटिक टू इंस्टेंस मेथड। इसका क्या सीन है, इसको हम देख लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है ओवरराइडिंग का इसके। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास एक क्लास है, एक क्लास पी है, इसके अंदर हमने एक मेथड लेके रखा, सपोज वाइड पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वाइड एम1, ये मेथड लेके रखा हमने। ठीक है, अब एक C1 हमने क्लास क्लास बना लिया, वो इनहेरिट कर रहा है P क्लास को, अब इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ इसको ओवरराइड करूँ, इस क्लास को ओवरराइड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक टाइप मेथड हमने रखा। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक मेथड रखा, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक मेथड ना रखे, हम यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड रख रहे हैं। ठीक है, डिफॉल्ट या इंस्टेंस मेथड रख दिया हमने। यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कंपाइल एरर देखने को मिलेगा, दिस इंस्टेंस मेथड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड फ्रॉम पी। तो स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस मेथड में नहीं हम ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, स्टैटिक टू स्टैटिक ही रख सकते हैं, या फिर इंस्टेंस टू स्टैटिक भी नहीं कर सकते। यहाँ पे, यहाँ स्टैटिक रख रहे हैं, यहाँ इंस्टेंस रख रहे हैं, तो भी यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। दिस स्टैटिक मेथड कैन नॉट हाइड द इंस्टेंस मेथड फ्रॉम पी। ठीक है, तो स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक या स्टैटिक टू इंस्टेंस या इंस्टेंस टू स्टैटिक, ये वैलिड नहीं है हमारे ओवर राइडिंग मेथड, ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस बनता है, इस केस को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। ओके, अब यहाँ पे वैलिड, नॉट ओवर राइडिंग एंड डेटा हाइडिंग एक केस है, ये भी हम देखेंगे, देख लेते हैं। एक क्लास पी हमने लेके रखा है, उसके अंदर हमने एक मेथड एम1 लेके रखा है, जिसे हम कहते हैं ओवर रिडन मेथड, और ये किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का मेथड है। ठीक है, अब एक क्लास सी हमने लिया जो एक्सटेंड कर रहा है पी यानी पैरेंट को। अब यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड एम1। अब जो हमने ये एग्जांपल लिया था, ठीक है, हमने जो एग्जांपल लिया था ये छोटे थोड़ी देर पहले, आप देखोगे ये हमने एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे अगर हमने स्टैटिक रखा M1, ये भी एक स्टैटिक है, तो क्या ये ओवरराइड हो रहा है, हमने ओवरराइड एनोटेशन तो दे दिया, क्या ये ओवरराइड है? एक्चुअल में लग रहा है कि, देखने पे लग रहा है कि ये ओवरराइड है, लेकिन एक्चुअल में ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना। इट इज डेटा हाइडिंग, इट इज नॉट ओवरराइड, इट इज डेटा हाइडिंग। यहाँ पे डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब कैसे प्रूफ करेंगे कि ओवरराइडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमने बोला था स्टार्टिंग में, फर्स्ट लाइन हमने बोली थी स्टार्टिंग में कि और कहीं जगह ओवरराइडिंग को अगर छोड़ दें तो पेरेंट क्लास कभी भी चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट अगर पेरेंट क्लास के फंक्शन, पेरेंट क्लास की जो फंक्शन है, मेथड है, वो ओवरराइड हो रहे हैं किसी चाइल्ड क्लास में, तो हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वो चीज हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि आई एम अ पेरेंट। ठीक है, इसमें हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं आई एम चाइल्ड। ठीक है, अब अपने मेन मेथड में आ जाते हैं, मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे इस स्टैटिक मेथड को एक्सेस करते हैं। तो स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा सीधा क्लास नेम की हेल्प से डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें अगर इस M1 को एक्सेस करना है, अगर हम इस M1 को एक्सेस करेंगे पी क्लास से, अगर ये ओवरराइडिंग मेथड है, अगर ये ओवरराइडिंग मेथड है, तो दो चीजें हमें देखनी होगी, जो ये ओवरराइड एनोटेशन हम लगा रखे हैं ये वैलिड होगा, अगर ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो ये वैलिड होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हमें हमें यहीं पे एरर मिल जाएगी, यहाँ पे ओवरराइडिंग एरर नहीं अप्लाई कर सकते, हम एनोटेशन नहीं दे सकते हैं। अगर एनोटेशन है, और दूसरी चीज हम ये देखेंगे अगर ये ओवरराइडिंग है, तो अगर ये M1 कहीं ओवरराइड हो रहा होगा
तो इस ये वाला प्रिंट ना होके इस चाइल्ड क्लास को प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो इसे हम एक्सेस करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम दे देंगे p डॉट m1 को हम कॉल कर देंगे, सिंपली सिंपल कॉल करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो हमें देखना, हमें पहला एरर मिलेगा एनोटेशन का। आप देखोगे यहाँ एनोटेशन का, स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी एनोटेड विथ ओवरराइड। अगर ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ पे ये ओवरराइडिंग का जो एनोटेशन ये तो वैलिड होता ना, लेकिन ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसे हम हटाते हैं एंड देन अगेन सेव करके फिर से रन करते हैं टेस्ट डॉट जावा। इस बार हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन आई एम पेरेंट आउटपुट मिलेगा। अब देखो आई एम पेरेंट आउटपुट मिला। अगर ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट होता तो ओवरराइडिंग क्या कहता है कि अगर पेरेंट क्लास से किसी मेथड को एक्सेस कर रहे हो और वो मेथड कहीं ओवरराइड परफॉर्म कर रहा होगा, अगर ओवरराइड परफॉर्म कर रहा होगा तो क्या मिलेगा हमें आउटपुट, हमें आउटपुट मिलेगा हम तो अगर ओवरराइड परफॉर्म कर रहा होगा तो वो मेथड जो ओवरराइड हो रहा होगा वो चाइल्ड क्लास का हम एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का नहीं। ये ओवरराइडिंग कहता है ना। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं हो रही है, ठीक। ये लग रहा है कि ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है, बट ये परफॉर्म नहीं हो रही है। इट सीम्स दैट ओवरराइडिंग मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द स्टैटिक मेथड बट इट इज नॉट ओवरराइडिंग, इट इज डेटा हाइडिंग। ये एक्चुअली डेटा हाइडिंग परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ना कि ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। ठीक है, ओके। Okay, so all rules of method hiding is exactly same as the overriding except the following reference। जो method hiding के डे, जो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो सेम एज इट इज ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट से मैच होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स को छोड़ के जैसे कि बोथ मेथड पेरेंट एंड चाइल्ड शुड बी स्टैटिक इन डेटा हाइडिंग एंड नॉन स्टैटिक इन ओवरराइडिंग। जो डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था उसमें जो भी मेथड होते हैं वो सारे मेथड स्टैटिक होने चाहिए, लेकिन ओवर राइडिंग में वो मेथड स्टैटिक नहीं होने चाहिए। हम स्टैटिक मेथड पे ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हमने देखा था स्टैटिक पे नहीं कर सकते, फाइनल पे नहीं कर सकते, प्राइवेट टाइप पे नहीं कर सकते, ठीक है। डेटा हाइडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं एंड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। ओवरलोड ओवर राइडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये होता है, ओके। अब हम कुछ और केसेस देखेंगे ओवर राइडिंग वेर आर्ग्स मेथड, वेर टाइप के वेर वेर आर्ग मेथड को अगर हम ओवर राइड करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, वो चीज हम विद एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। सो वेर आर्ग मेथड के ऊपर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि वेर आर्ग मेथड में कैसे ओवर राइडिंग परफॉर्म होता है। सपोज यहाँ पे एक मेथड है स्टैटिक वॉइड अमोन, इसमें मैं एक वेर आर्ग आर्गुमेंट टाइप रख लेता हूँ। तो वेर आर्ग के लिए इंट कोई भी आप डेटा टाइप रख सकते हो, उसके सामने आप 3 डॉट्स लोगे एंड यहाँ पे कोई वेरिएबल हमने ले लिया सिंपली, ठीक है। अब इसको हमने ये स्टैटिक यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि स्टैटिक पे ओवरराइडिंग परफॉर्म होता नहीं है, तो यहाँ पे स्टैटिक हटा देते हैं एंड यहाँ पे ओवरराइड का एनोटेशन रख लेते हैं, सिंपल है। ओके, यहाँ पे हमने इंट ये वैर आर्ग मेथड है, दिस इज वैर आर्ग मेथड, वैर आर्ग मेथड, वैर आर्ग मेथड क्या करता है कि जीरो से लेके एनी नंबर ऑफ इनपुट वो ले सकता है, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड जो हमने यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ ये मेथड क्या ये वेर आर्ग मेथड है, नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मेथड है। तो क्या ये ओवरराइडिंग परफॉर्म हुआ है यहाँ पे, सिंपल हमने देखो हमने यहाँ पे इंट एक्स था तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इंट एक्स रख लेते हैं, सिंपल। यहाँ पे वेर आर्ग मेथड इंट एक्स था, यहाँ पे नॉर्मल मेथड इंट एक्स है, ठीक है, नॉर्मल आर्गुमेंट इंट एक्स है। ये पेरेंट है, यहाँ पे मैसेज ये पेरेंट ये चाइल्ड है। तो क्या यहाँ पे ओवर राइडिंग परफॉर्म हुई, बिल्कुल ये ओवर राइडिंग परफॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट से एक सिंपल लैंग्वेज में बोल देता है कि आप मेथड सिग्नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। मेथड सिग्नेचर क्या क्या होता है, मेथड का नाम एंड फॉलोड बाय द आर्गुमेंट व्हाट वी हैव पास। तो इस वाले मेथड में हमने एक आर्गुमेंट टाइप मेथड, वेरिएबल आर्गुमेंट टाइप मेथड हमने आर्गुमेंट हमने पास किया, वेरिएबल आर्गुमेंट पास किया। यहाँ पे हमने सिंपल सिंगल आर्गुमेंट हमने पास किया एक्स, इसमें जीरो से लेके किसी भी नंबर का आर्गुमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्चुअल में ये ओवर राइडिंग नहीं है, ये ओवरलोडिंग है, ठीक है। ये ओवर राइडिंग नहीं, ये ओवरलोडिंग है, ठीक है। आप देखो मेथड डज नॉट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट ए मेथड फ्रॉम ए सब सुपर टाइप। ये ओवरराइड कर ही नहीं रहा, एक्चुअल में कर ही नहीं, ये क्या है ओवरराइडिंग है, ओवरलोडिंग है, ठीक है। ये सिंपल ओवरलोडिंग मेथड है, ओके। ओके, नो प्रॉब्लम, ये ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। तो वेर आर्ग मेथड क्या कहता है कि वेर आर्ग मेथड पे अगर आप ओवर राइडिंग परफॉर्म करना चाह रहे हो तो उसका आर्गुमेंट आपको सेम रखना पड़ेगा,
आर्गुमेंट मेथड सिग्नेचर के साथ कभी भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, तभी आप ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर मेथड के साथ मेथड सिग्नेचर के साथ अगर आपने छेड़खानी की तो आप ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे वेर आर्ग मेथड पे ओवरराइडिंग परफॉर्म होगा जब ही होगा जब भी हम जो ओवरराइड हम कर रहे हैं, जिस भी मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं वो मेथड वेर आर्ग मेथड होगा। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट का मेथड अगर वेर आर्ग है तो चाइल्ड का भी मेथड वेर आर्ग होना चाहिए ओवरराइड करते वक्त। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो सिंपल है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेथड नेम ओवरलोडिंग में मेथड ओवरराइडिंग में मेथड नेम सेम होना चाहिए ओवरलोडिंग में, एंड ओवरलोडिंग में मस्ट बी सेम। ठीक है, मस्ट बी सेम। आर्गुमेंट टाइप क्या होना चाहिए ओवरलोडिंग में, या ओवरलोडिंग में आर्गुमेंट टाइप मस्ट बी डिफरेंट, लेकिन ओवरराइडिंग में मस्ट बी सेम। ओवरराइडिंग में सेम होना चाहिए, ओवरलोडिंग में डिफरेंट होना चाहिए। मेथड सिग्नेचर ओवरलोडिंग में डिफरेंट होता है लेकिन ओवरराइडिंग में सेम होता है। रिटर्न टाइप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन ओवरराइडिंग में मेथड रिटर्न टाइप में रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि आप चेंज कर सकते हो रिटर्न टाइप, लेकिन वो कोवेरिएंट रिलेशनशिप बनाने चाहिए, ये हमने देखा। एंड प्राइवेट स्टैटिक फाइनल मेथड, ये ओवरलोड हो सकते हैं हमारे ओवरलोडिंग में, लेकिन ओवरराइड नहीं अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल मेथड पे। एक्सेस मॉडिफायर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ओवरलोडिंग में, लेकिन ओवरराइडिंग जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन ये रहता है कि हम कभी भी लोअर टू हायर नहीं जाएंगे, हायर टू लोअर हम जा सकते हैं। सॉरी, हायर टू लोअर नहीं जा सकते, लोअर टू हायर जा सकते हैं। जैसे पब्लिक है तो पब्लिक से हम डिफॉल्ट नहीं जा सकते, पब्लिक से हम प्रोटेक्टेड नहीं जा सकते, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड है तो ओवरराइड करते वक्त हम उसे पब्लिक बना सकते हैं। तो ये हो गया लोअर टू हायर हो गया। ठीक है, हायर टू लोअर अपनी स्कोप को हम डिक्रीज नहीं कर सकते। सिंपल वे में जो भी हमारा एक्सेस स्कोप है उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज बिल्कुल कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थ्रोज क्लास के पास भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ओवरलोडिंग में, लेकिन ओवरराइडिंग में रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिसके बारे में बात करने के लिए बोला हूँ। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे उसके बाद में तब बात करेंगे। मेथड रेजोल्यूशन है ऑलवेज टेक केयर बेस्ड ऑन रेफरेंस कंपाइलर टाइम, बेस्ड ऑन रेफरेंस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कंपाइलर टाइम। और मेथड रेजुलेशन ओवरराइडिंग में जेवीएम टेक केयर करता है, जेवीएम देखता है, इसीलिए इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग इज नोन एज द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, एंड ओवरराइडिंग इज नोन एज द लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये था ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने देख लिए, काफी कुछ चीजें देख ली हमने। अब यहाँ पे कुछ सिनारियो लेंगे जो उसमें हमें बताना रहेगा कि क्या ये ओवरलोडिंग है या ओवरलोडिंग है या ओवर राइडिंग है। तो यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक वाइड M1 इंट एक्स थ्रोज IO एक्सेप्शन, ठीक, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ये मेथड है। अब इस मेथड के बाद अगर हमने रखा पब्लिक वाइड M1 इंट आई, तो ये क्या, ये ओवरलोडिंग है? बिल्कुल ये ओवरलोडिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेथड सिग्नेचर जो यहाँ पे है वही मेथड सिग्नेचर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो मेथड सिग्नेचर सेम है, तो ये ओवरराइडिंग परफॉर्म कर रहा है। पब्लिक वाइड अमोन, यहाँ पे हमने लॉन्ग रख लिया, मेथड सिग्नेचर यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंट था, यहाँ पे हमने लॉन्ग रखा, तो ये मेथड सिग्नेचर चेंज हो गया, जिस वजह से ये ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहा है, नॉट ए ओवरराइडिंग परफॉर्मेंस है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड अमोन इंट आई, यहाँ पे स्टैटिक रख लिया, और हमने ऑलरेडी देखा था जो स्टैटिक होता है उसके ऊपर हम ओवर राइडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, वो एक्चुअल में डेटा हाइडिंग का पार्ट होता है, वो डेटा हाइडिंग होता है, नॉट ओवर लोडिंग, नॉट ओवर राइडिंग होता है। ठीक है, ओके, सो पब्लिक वाइड अमोन इंट आई थ्रोज एक्सेप्शन, ये ओवर राइडिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन का जो हमने बोला था कि एक चाइल्ड क्लास ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, ये हम पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, ओवर राइडिंग नहीं है। पब्लिक स्टैटिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1 है ना, ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक और अब्स्ट्रैक्ट एक साथ हम नहीं रख सकते हैं, ये इलीगल कॉम्बिनेशन माना जाता है। जब हमने एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि स्टैटिक एंड अब्स्ट्रैक्ट एक साथ नहीं किसी भी मेथड में यूज किए जा सकते हैं, कभी नहीं यूज किए जा सकते, तो ये इलीगल कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये एक इलीगल कॉम्बिनेशन है, इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे लिए कुछ पॉलीमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा, पहले मेथड सिग्नेचर, फिर हमने देखा था हमारा ओवरलोडिंग, देन हमने पढ़ा ओवरराइडिंग, जिसे हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। हमने पॉसिबल केसेस, सारे पॉसिबल केसेस हमने कवर किए, होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई हो। तो वैसे पिलर्स ऑफ ऊप्स यहाँ पे देख लेते हैं। पिलर्स ऑफ ऊप्स तीन पिलर्स होते हैं, एक इनकैप्सुलेशन, ये भी हमने पढ़ लिया, इनहेरिटेंस ये भी हमने पढ़ लिया,
पॉलीमॉर्फिज्म ये भी हमने पढ़ लिया। इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है, एंड पॉलीमॉर्फिज्म फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, और हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं ओप्स कॉन्सेप्ट को, उसको हमने कंप्लीटली देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंटेंट है जो देख लेते हैं अपना क्या कंटेंट में, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो सिक्योरिटी यूनिट कंप्लीट हो गई, इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया, एग्रीगेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट हो गया। एंड देन यूनिट 5 हम पढ़ेंगे कल, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। कैसे कंट्रोल फ्लो को जानेंगे कि कंट्रोल कैसे, कंपाइलर कैसे कंट्रोल फ्लो हैंड ओवर करता है, जेबी को कैसे करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन का क्या कंट्रोल फ्लो होता है, वो सारी चीजें हम स्टैटिक कंट्रोल फ्लो एंड फिर यूनिट 6 में इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। देन हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फिर कपलिंग एंड कोहेशन, एंड देन टाइप कास्टिंग, ये सारी चीज हम देखेंगे। ठीक है, अभी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे उप्स कॉन्सेप्ट में, वो सारे हम डीपली देखेंगे। बेसिकली हमने सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें हमने देख ली, जो आती है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, हैजर रिलेशनशिप, मेथड सिग्नेचर, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं। इसमें अब कुछ बचे हैं जो एग्जीक्यूशन कैसे फ्लो करता है जावा में, जावा प्रोग्राम में, वो चीजें देखनी है। कोई स्टैटिक कंट्रोल कैसे जाता है, इंस्टेंस कंट्रोल कैसे जाता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे और समझेंगे विद एग्जांपल। होप सो आपको ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, एंड डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है।